सब्सक्राइब करें मेरी चैनल स्टडी विद दीपा सैनी को और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिसके चलते आप मेरी सभी वीडियोस को देख सकें। आज की क्लास में जैसा कि आपको पता है हम अफ्रीका के 2 पार्ट्स में 2 वीडियो कर चुके हैं जिसमें हम फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका पढ़ रहे थे। तो आज की क्लास हमारा अफ्रीका से ही रिलेटेड रहेगी और अफ्रीका में आज की जो ये आपकी वीडियो है ये पार्ट 3 रहेगी। ठीक है, पार्ट 3। और इसमें हम देखो हमने माउंटेन अपने कंप्लीट कर लिए थे अफ्रीका के अंदर, जनरल नॉलेज जो भी थी अफ्रीका की वो हम पढ़ चुके थे, लेक्स हम कंप्लीट कर चुके थे, उसके अलावा बिग सिटी, लार्ज सिटी, स्मॉल सिटी ये सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके थे। हमारी रिवर्स रहती थी और उसके साथ साथ फिजिकल फीचर्स में हमारे रहते हैं ग्रासलैंड। तो आज की क्लास में हम रिवर्स और ग्रासलैंड करेंगे और उसके बाद अदर जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है अफ्रीका से रिलेटेड उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अब तो आपको सब पता ही है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसके साइड में कौन सा ओशियन है, हिंद महासागर, और नीचे आता है अंटार्कटिका महासागर, और वेस्ट में आता है अंध महासागर जिसे अटलांटिक महासागर भी कहते हैं, और नॉर्थ में आता है भूमध्य सागर। ठीक है, और लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर के द्वारा जोड़ा गया है। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिवर्स। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है जिसमें आपकी काफ़ी कंट्रीज है अलग अलग जो मैंने आपको पढ़ाई भी थी। तो यहाँ पर अफ्रीका के रिवर्स की बात करें, नदियों की बात करें, तो एक रिवर है जो हर स्टूडेंट जानता होगा। कौन सी रिवर है? जिसे नाइल भी कहते हैं और हिंदी में नील भी कहते हैं। इंग्लिश में नाइल लिखते हैं और नील कहते हैं इसे। ठीक है, नंबर 1 अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, अफ्रीका की क्या कहो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी, संसार की भी सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में है। अब ये जो नील नदी है ये कहाँ से निकलती है और कैसे निकलती है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर आती है विक्टोरिया लेक, जो कि मैंने आपको सेकंड पार्ट में आई थिंक पढ़ाई थी अफ्रीका के में, विक्टोरिया लेक, इसे विक्टोरिया झील। ठीक है, तो विक्टोरिया झील के पास एक ये कह सकते हैं बुरूडी उच्च प्लेट्यू है, एक बुरूडी नाम का उच्च प्लेट्यू है, पठार है, और इसी से ही नील नदी का उद्गम माना जाता है, यानी ये यहाँ से निकलती है। किस झील के पास से? विक्टोरिया लेक के पास। विक्टोरिया लेक से आपका एक क्वेश्चन और बनता है। देखो यहाँ से हमारी जाती है, कौन सा लैटिट्यूड जाता है? 0 डिग्री, 0 डिग्री जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो विक्टोरिया लेक संसार की ऐसी कौन सी लेक है जो कि भूमध्य रेखा पर है? या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, ऐसी कौन सी लेक है जिसे भूमध्य रेखा क्रॉस करती है? तो राइट आंसर रहेगा आपका विक्टोरिया लेक। ठीक है, विक्टोरिया लेक। इसके बारे में हम पार्ट 2 में पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो अब यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे विक्टोरिया लेक के बारे में। ठीक है, विक्टोरिया लेक, इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलो। अब ये जो नील नदी हम कर रहे हैं, नील नदी यहाँ से देखो, नील नदी में भी है ना आपकी 2 तरह की रिवर आती है, ब्लू और वाइट। तो नील नदी में आपकी यहाँ से ब्लू और इधर से वाइट, ये दोनों नील नदी आपस में मिलते हैं, यानी एक ब्लू नदी और दूसरी तरफ से वाइट। ठीक है, ब्लू रिवर और वाइट रिवर, ये दोनों नदी आपस में मिलती हैं, तो आगे चलकर नील नदी के नाम से ये नदी आगे बढ़ती है। तो एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि नील नदी में कौन से 2 कलर्स की नदियों का मिलन होता है, या कौन सी 2 कलर की नदियां इसकी सहायक नदियां हैं? तो आंसर रहेगा राइट, ब्लू एंड वाइट। नील नदी की लंबाई की बात करें तो 6693 किलोमीटर लंबी है ये नील नदी, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी है, और लास्ट में ये भूमध्य सागर में जा मिलती है। यहाँ पर आपका भूमध्य सागर है। जो नील नदी है, ये जो नील नदी है इस पर एक डैम भी बना हुआ है, असवान डैम। डैम का क्या नाम है? असवान डैम। असवान डैम, डैम पर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको मेरे चैनल पर ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। तो उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको डैम इन इंडिया
ठीक है, इंडिया के पढ़ाए हैं मैंने, अभी देखेंगे वर्ल्ड के भी करेंगे। मैंने एक्चुअली आपको महत्वपूर्ण नदियों पर कराए हैं इंडिया के, तो वहाँ पर मैंने डैम कंप्लीट करा रखे हैं। अगर आपको इंडिया के डैम देखने हो तो ये असवान बांध है जो कि नील नदी पर है। तो नील नदी से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी, वर्ल्ड की सबसे लंबी 6693 किलोमीटर लंबी बुरुंडी उच्च पठार से निकलती है। विक्टोरिया लेक से इसके पास से इसका उद्गम माना जाता है। ब्लू एंड वाइट रिवर्स के आपस में मिलने से ही नील नदी बनती है। ठीक है, इतना आप समझ चुके हो। सेकंड रिवर आती है कांगो रिवर। नाम क्या है? कांगो। कांगो, इस कांगो रिवर को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। कांगो का दूसरा नाम है जायरे। अगर आपको कहीं पर जायरे लिखा मिले, कहीं पर कांगो लिखा मिले, तो आप समझ जाना दोनों रिवर एक ही हैं। कांगो का ही दूसरा नाम क्या है? जायरे। रिवर कौन सी है आपकी? ये वाली, ये वाली। ठीक है, ये वाली है भैया आपकी कांगो या जायरे नदी। अब यहाँ पर ये क्या कर रही है? यहाँ पर ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड था, यानी भूमध्य रेखा, इसको क्या कर रही है? 2 बार क्रॉस कर रही है। तो संसार की ऐसी कौन सी नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? तो आपका आंसर रहेगा कांगो नदी। एक बार यहाँ पर क्रॉस किया, एक बार यहाँ पर किया, तो कांगो नदी से आपको पता होना चाहिए। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सेकेंड नंबर पर आती है लंबाई में अफ्रीका के अंदर कांगो नदी। और इसके साथ साथ मध्यवर्ती अफ्रीका की भी एक प्रमुख नदी है ये कांगो नदी। और ये जो कांगो नदी है लंबाई के साथ साथ गहरी भी है, यानी डेप्थ भी इसकी अच्छी खासी है कांगो नदी की। तो संसार की लंबी लंबी जो गहरी नदियां उनमें भी शामिल है कांगो नदी। अब इसके बाद थर्ड नंबर पर आती है नाइजर नदी। तो सेकंड हमने कांगो पढ़ ली है, कांगो रिवर। थर्ड पर आती है नाइजर रिवर। नाइजर या इसे इंग्लिश में ऐसे लिखते तो कहीं पर नीगर भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, नाइजर कहे या नीगर कहे, बोथ आर सेम। तो यहां पर है पड़ती है आपकी नाइजर रिवर। ऐसे बहती है अफ्रीका में नाइजर नदी या नीगर नदी। ठीक है, नाइजर जो रिवर है इसे रिवर ऑफ पाल्म ऑयल भी कहते हैं, यानी ताड़ के तेल की नदी। यहाँ पर ताड़ के वृक्षों की अधिकता है और ताड़ के वृक्षों से क्या तेल प्राप्त किया जाता है। तो इसीलिए नाइजर रिवर को, अफ्रीका की जो नाइगर या नीगर जो नदी है उसे क्या कहते हैं? ताड़ के तेल की नदी के नाम से भी जाना जाता है अफ्रीका की नाइजर रिवर को। इसकी लोकेशन ये रहेगी, ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, आपको बिल्कुल मैप में भी आप देखोगे, गूगल मैप पे भी, तब भी आपको यही चीज़ें मिलेगी। यहाँ पर एक छोटी सी रिवर और आती है वोल्टा। अगर एग्जामिनर फिर भी पूछ ले, ज़्यादा डेप्थ में जा रहा है कि भाई वोल्टा रिवर कौन से कॉन्टिनेंट में बहती है, तो आपको पता होना चाहिए वोल्टा भी आपकी किस में आती है? अफ्रीका के अंदर ही आती है। नाइजर के बाद नेक्स्ट आती है नंबर 4 जैम्बेजी रिवर। जैम्बेजी रिवर, जो ये जैम्बेजी नदी है ये आपकी आती है ये वाली, यानी जो ये वाली बनी हुई है। ठीक है, ये है आपकी, दोनों टच नहीं है। कांगो और जो आपकी जैम्बेजी है दोनों आपस में टच नहीं करती। ये है जैम्बेजी रिवर, जैम्बेजी नदी। जैम्बेजी नदी, जो जैम्बेजी नदी है इस पर एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल यानी जलप्रपात, और उसका नाम क्या है? विक्टोरिया। देखो यहाँ पर विक्टोरिया लेक भी है अफ्रीका में, और जैम्बेजी रिवर पर विक्टोरिया वाटरफॉल भी है, विक्टोरिया जलप्रपात भी है। विक्टोरिया वाटरफॉल क्या होता है? जब आपकी एक ऊंची पहाड़ी से या पर्वत से पानी एकदम नीचे गिरता है। फॉर एग्जाम्पल बाहुबली जो मूवी है उसमें आप सबने देखा होगा, जब वो उस पहाड़ को चढ़ने की कोशिश करता है फर्स्ट पार्ट में ही। ठीक है, तो वो है वाटरफॉल। तो विक्टोरिया जो वाटरफॉल है वो जैम्बेजी रिवर पर है, समझ गए? जैम्बेजी रिवर। जैम्बेजी रिवर पर विक्टोरिया वाटरफॉल के साथ साथ एक डैम भी है, फेमस डैम है अफ्रीका का। डैम का नाम है करीबा डैम। डैम का क्या नाम है? करीबा डैम। जल विद्युत का एक ये अच्छा सोर्स है अफ्रीका के अंदर, जल विद्युत यानी पानी से बिजली बनाने का एक अच्छा सोर्स है करीबा डैम। किस रिवर पर है? जैम्बेजी रिवर पर, और इसके साथ साथ विक्टोरिया वाटरफॉल। नेक्स्ट आती है यहाँ पर ये रिवर जो आप देख रहे हो ये है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, इस रिवर की खासियत क्या है? ये रिवर यहां पर आपके आती है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। किस नाम से जानते हैं हम?
मकर रेखा के नाम से, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो लैटिट्यूड है हमारा, उस लैटिट्यूड को दो बार क्रॉस करती है कौन सी रिवर? लिम्पोपो नदी। तो आपको इसको याद रखना है, अफ्रीका की ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? तो आपका राइट आंसर रहेगा कौन सी रिवर है? लिम्पोपो नदी। इसलिए आपको लिम्पोपो नदी याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये 2 बार क्रॉस करती है मकर रेखा को अफ्रीका के अंदर। अब लास्ट आती है हमारी यहां पर आती है लास्ट, रिवर का नाम है ऑरेंज नदी। रिवर का नाम है ऑरेंज नदी, ठीक है, ऑरेंज नदी। तो इसका केवल नाम याद रख लेना। बिल्कुल साउथ में अफ्रीका के ऑरेंज नदी के पास डायमंड माइनिंग वगैरह का काम ज़्यादा होता है। तो ये थी भाई आपके अफ्रीका की फेमस नदियाँ, जिसमें हमने एक पढ़ी थी हमारी नील नदी, जो कि अफ्रीका की सबसे लंबी और पूरे विश्व की सबसे लंबी है। विक्टोरिया लेक के पास से बुरुंडी के उच्च पठार से निकलती है, ब्लू एंड वाइट इसकी सहायक नदियाँ हैं। सेकेंड आती है कांगो एंड जिसका दूसरा नाम है जायरे, और ये आपकी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और तीसरे नंबर पर आती है नाइजर, ताड़ के तेल की नदी भी कहते हैं। 4th नंबर पर जैम्बेजी, विक्टोरिया वाटरफॉल और करीबा डैम इस पर बना हुआ है जैम्बेजी पर। 5th नंबर पर लिम्पोपो, मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो। एंड लास्ट आती है ऑरेंज रिवर, जो कि बिल्कुल दक्षिणी अफ्रीका में है। अब जो फिजिकल फीचर्स हम कर रहे थे उसमें मैंने आपको माउंटेन करा दी थी, लेक करा दी थी, और अब हमने अफ्रीका की रिवर्स भी कंप्लीट पढ़ ली है। अब इसके बाद क्या रहते हैं? ग्रासलैंड। अफ्रीका के अंदर ग्रासलैंड, और ग्रासलैंड से आप सबको पता है स्टूडेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो अब हम ग्रासलैंड पढ़ेंगे। तो मैं इसको साफ कर रही हूँ। आई थिंक आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, तो अब हम ग्रासलैंड पढ़ रहे हैं। ग्रासलैंड पढ़ने से पहले एक छोटी सी आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल पर भी विजिट करिए, स्टडी विद दीपा सैनी, और मैक्सिमम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि न्यू चैनल है और आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, ठीक है। तो अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर देना मेरे चैनल को आगे। अब इसमें हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में 0 डिग्री क्या है? आपकी भूमध्य रेखा, यानी एक इसे क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल बेल्ट। 0 डिग्री से आसपास का एरिया, यानी जो इतना एरिया है ये क्या कहा जाएगा? हिंदी में उष्णकटिबंधीय पेटी और इंग्लिश में ट्रॉपिकल बेल्ट। तो जो 0 डिग्री के आसपास जो भी आपके अफ्रीका के अंदर वन होंगे, जो ग्रासलैंड होंगे, जो फॉरेस्ट होंगे, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब यहाँ पर 0 डिग्री के आसपास जो भी आपके वन पाए जाते हैं या जो भी आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उन्हें सवाना के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। या हिंदी में बात करें तो उष्णकटिबंधीय जो भी सदाबहार वन होते हैं उन्हें अफ्रीका के अंदर सवाना कहा जाता है। तो आप सवाना को याद रखना, ठीक है, सवाना। यहाँ पर जो ग्रासलैंड होते हैं, इतने पार्ट्स में जो ग्रासलैंड होते हैं ना, वो भी सवाना के नाम से जाने जाती हैं। सबसे मोस्टली जो अगर हम बात करें एवरग्रीन, यानी जो आपके बहुत ज़्यादा ही ग्रीन होते हैं, ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं वो कुछ इस तरीके की बेल्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका सहारा डेजर्ट आ जाता है। तो ये जो इस तरीके का जो पार्ट है ना, इसमें आपके सबसे ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कोस्टल रेंज आ जाती है, नीचे फिर कालाहारी आ जाता है, नामिक आ जाता है, यहाँ पर सहारा आ गया जो कि डेजर्ट है सारे के सारे। तो ये वाला जो पार्ट है जिसमें मैंने डैश किया है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर आपकी जो घास भी पाई जाती है अफ्रीका में, और हरा भरा वाला इलाका होता है, पेड़ पौधे और अच्छी खासी पशुओं को पाला जाता है, पशुपालन किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपकी वनस्पति है, यानी ट्रॉपिकल 0 डिग्री के आसपास जो भी वनस्पति है, जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी ग्रासलैंड है, उन्हें क्या कहते हैं? सवाना। तो इसको आप याद रखोगे, क्या कहेंगे? सवाना। इसके साथ साथ जो ट्रॉपिकल आपके रेन फॉरेस्ट होते हैं, ये एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन यानी सदाबहार। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री के आसपास वाला ऐसा इलाका होता है, यानी 0 डिग्री पर सारा साल आपका जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है और बारिश भी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई होने की वजह से इस एरिया की जो हवा है वो ऊपर उठना शुरू कर देती है। हवा जब गर्म हो जाती है ना, तो वो हल्की होती है, जैसे
उबलते दूध में आपकी जो भाप निकलती है वो कैसी होती है, गर्म होती है और वो ऊपर की ओर उठती है, ना कि नीचे गिरती है, ठीक है, भाप। उसी तरह जो हवा है जब वो अधिक टेम्परेचर के संपर्क में आएगी तो नॉर्मल सी बात है भाई वो गर्म हो जाएगी, और गर्म होते ही उसकी नेचर होती है हवा हल्की हो जाती है और वो ऊपर की ओर उठना शुरू करती है, और ऊपर उठते उठते हवा और भी गर्म हो जाती है, और वो नमी को भी, जो उसके अंदर नमी है उस नमी से वो क्या करती है, बादल बनाती है, और फिर उससे बारिश होती है। इसे कहते हैं कंडेंसेशन की प्रक्रिया, संघनन की प्रक्रिया, जो कि ज्योग्राफी में आती है। ये जो संघनन की प्रक्रिया है ये 0 डिग्री के आसपास बहुत ज़्यादा होती है, और इसी वजह से 0 डिग्री के आसपास यानी भूमध्य रेखा के आसपास दोपहर 2 बजे के बाद भारी वर्षा होती है। यानी दोपहर के बाद, जैसे दोपहर में हवा गर्म हुई फिर वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, और इससे दोपहर के बाद अच्छी खासी वर्षा होती है 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा के आसपास। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दोपहर वाली वर्षा कितने डिग्री अक्षांश पर होती है या कौन सी रेखा पर होती है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो दोपहर वाली वर्षा भी कहते हैं इसे, और बहुत मूसलाधार वर्षा होती है, थोड़ी बहुत नहीं होती है जब पूरी मूसलाधार तेज बारिश होती है। तो तेज वर्षा और अधिक तापमान इस बेल्ट की क्या है, खासियत है, और इसीलिए यहाँ के जो फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन होते हैं, सदाबहार रहते हैं, जल्दी से यानी सारा साल वो हरे भरे रहते हैं, क्योंकि सारा साल यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। ये केवल हम अफ्रीका की बात नहीं कर रहे, आपकी 0 डिग्री जिस कॉन्टिनेंट से गुजरेगी वहाँ सभी पर ही यही सिचुएशन होगी, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है उसे सवाना कहते हैं। उसके साथ साथ आप सबको पता है यहाँ पर मकर रेखा भी क्रॉस करती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को 23.5 डिग्री साउथ। तो जो ये मकर रेखा है यहाँ पर कुछ अफ्रीका के अंदर देखो इस पार्ट में क्या पाए जाते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, या सब ट्रॉपिकल, आप सब ट्रॉपिकल भी कह सकते हो, सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इन्हें भी एक नाम से जाना जाता है अफ्रीका में, और क्या नाम है, वेल्स। क्या नाम है, वेल्स। तो आपको ये दोनों ही नाम याद रखने होंगे, वेल्स और सवाना, ठीक है। सवाना आपके ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म वाले, और शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं उन्हें वेल्स कहते हैं। अफ्रीका के अंदर सारे कॉन्टिनेंट में इन घास के मैदानों के अलग अलग नाम हैं, इस बात को ध्यान रखना, खासकर सब ट्रॉपिकल वालों के, टेम्परेट वालों के अलग अलग नाम है, एक जैसे नाम नहीं है। तो ग्रासलैंड से आपको आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन जरूर प्राप्त होनी चाहिए। तो आपका जो इतना हमें समझ में आ गया, रिवर्स आ गई है, हमारे ग्रासलैंड आ गई। अब इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहती है अफ्रीका के अंदर जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है और हम सोचते रह जाते हैं कि क्वेश्चन आया कहाँ से, तो वो आप थोड़ी सी और समझ लो। एक तो अफ्रीका में 3 ऐसी कंट्री हैं जिन्हें अफ्रीका के 3 हॉर्न कहते हैं। हॉर्न यानी श्रिंग, श्रिंग यानी सींग, जैसे आप ये सींग होता है ना, ठीक है, जो सींग होते हैं पशुओं के सींग, उसी तरीके से। तो यहाँ पर आती है, एक तो यहाँ पर आती है भाई आपकी इथोपिया, यहाँ पर आती है एक कंट्री इथोपिया, ठीक है, इथोपिया, और यहाँ पर ये आती है सोमालिया, ये है आपकी इथोपिया। इथोपिया से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूफ ऑफ अफ्रीका, इथोपिया को ही तो कहते हैं रूफ ऑफ अफ्रीका। उसके बाद यहाँ पर पड़ता है सोमालिया, और यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री और पड़ती है जिबूती, ठीक है। ये जो तीनों कंट्रियां हैं, इन तीनों कंट्री को अफ्रीका के 3 श्रिंक के नाम से जाना जाता है, हॉर्न कहा जाता है, ड्यू टू शेप, इनकी शेप के कारण, इनका जो आकार है, आकृति है, इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, अफ्रीका के 3 श्रिंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इन तीनों कंट्रीज को आप याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अफ्रीका का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो भी आपको पता होना चाहिए। रेल मार्ग का नाम है केप काहिरा रेल मार्ग, ठीक है। तो केप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अफ्रीका के साउथ में आप सबको पता है क्या है, केप टाउन है, केप टाउन। तो केप टाउन से लेकर ऊपर यहाँ पर आपका पड़ता है काहिरा। तो केप टाउन से लेकर काहिरा तक अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। थोड़ी जनरल चीज़ें हैं जो मैं आपको इसी में ही करवा रही हूँ, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमने 3 वीडियोस में कंप्लीट किया है। तो अफ्रीका केप टाउन से काहिरा तक आपका
जो अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है वो स्थित है। तो साउथ में केप टाउन और नॉर्थ में अफ्रीका के पड़ेगा काहिरा। उसके अलावा साउथ अफ्रीका अफ्रीका के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? साउथ अफ्रीका में एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी, क्योंकि भाई यहाँ पे डायमंड माइनिंग का काम होता है, हीरे की खान है, और हीरे की खान का नाम भी मैंने आपको लिखवा दिया था, किम्बरले। अफ्रीका की फेमस हीरे की खान है किम्बरले, ठीक है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में ही सोने की खान भी है, यानी गोल्ड, माइन ऑफ गोल्ड, गोल्ड की खान भी है, सोने की खान भी है, जिसका नाम है जोहान्सबर्ग। तो किम्बरले ये हीरे की खान है और जोहान्सबर्ग सोने की खान है, और ये दोनों ही आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो दोनों ही जो माइंस है उनके नाम आपको पता होनी चाहिए। अफ्रीका की फेमस हीरे की खान का नाम है किम्बरले, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका कंट्री है पूरी साउथ में। और जोहान्सबर्ग ये सोने की खान है, ये भी दक्षिण अफ्रीका में पड़ती है, अफ्रीका के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको स्वेज नहर बताई थी, स्वेज नहर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो भाई, इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर, एक तो ये किस और किस सागर को जोड़ते हैं, ये तो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। यहाँ पर आपका लाल सागर पड़ता है और यहाँ पर हमारा भूमध्य सागर पड़ता है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर दोनों को जोड़ती है कौन सी कैनाल? स्वेज नहर। ये जो स्वेज नहर है, यहाँ पर एक पहले प्रायद्वीप था, यानी पेनिनसुला था, उसका नाम क्या था? सिनाई। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था स्वेज नहर किस प्रायद्वीप को काटकर बनाई गई, तो सिनाई प्रायद्वीप को काटकर स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। 1869 में यह नहर बनकर तैयार हो गई थी, ठीक है, स्वेज नहर। और ये जो स्वेज नहर है लगभग ये आपकी 162 यानी 162 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। 1 से 2 जहाज आसानी से इसमें से गुजर सकते हैं। स्वेज नहर के बाद से जो पहले जलमार्ग अपनाते थे इंडिया वाले, आशा अंतरिक्ष यानी केप टाउन से होकर, पहले अगर हमें यूरोप जाना होता था ना, तो हम इंडिया से केप टाउन होकर और फिर अफ्रीका के वेस्ट से होते हुए, यहाँ पर यूरोप है हमारा, तो यहाँ पर यूरोप में हम माल का आयात निर्यात करते थे। बट स्वेज नहर बन जाने से यहाँ पर इंडिया आ जाता है, यहाँ पर आपका हिंद महासागर और सीधा लाल सागर से होते हुए भूमध्य सागर पहुँच के सीधा यूरोप जाते हैं। तो इससे लगभग आपकी बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स की जो दूरी है वो कम हो गई थी, तो इसीलिए स्वेज नहर को बनाया गया था, दूरियों को कम करने के लिए, देशों को आपस में जोड़ने के लिए। तो आई थिंक आपका जो फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अफ्रीका के बारे में फिजिकल जितनी भी चीज़ें हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड वो हम पढ़ चुके हैं। अब ये रेल मार्ग, सड़क मार्ग, ये तो अलग से चीज़ें हैं, तो ये हम अलग से पढ़ेंगे बाद में। तो यहाँ पर हमारा अगर हम बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट कंप्लीट होता है, तो देखो मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट करा दिया, साउथ अमेरिका हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, और आज हमारा एक कॉन्टिनेंट और कंप्लीट होता है यूट्यूब पर, अफ्रीका। 3 कॉन्टिनेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद हम यूरोप करेंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो स्टूडेंट पीजीटी एंड टीजीटी पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें, वहाँ से आपको पेड कोर्स अवेलेबल हो जाएगा ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड मैक्सिमम सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद दीपा सैनी, तो मेरे चैनल के साथ भी मैक्सिमम जुड़िए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। Thank you for watching.